आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट विद एक्लिप्स के बारे में देखेंगे और इसका आज इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्लिप्स जो है वो हम कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं और एक्लिप्स का एनवायरनमेंट कैसा होगा और हम उसमें एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कैसे क्रिएट करेंगे और फिर उसको हम रन कैसे करेंगे, उसमें मज़ीद हम एक्टिविटीज़ कैसे डालेंगे, उसमें कंट्रोल्स कैसे डालेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये देखना हो कि एक्लिप्स इंस्टॉल कैसे करना है और उसके साथ एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड की डेवलपमेंट के लिए एसडीके कैसे इंस्टॉल करना है, इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और उसके बाद एंड्रॉयड की जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं उनको हम एक वर्चुअल डिवाइस पे रन कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए। तो वो वर्चुअल डिवाइस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक्लिप्स पे हम क्रिएट करते हैं। अलग से भी हम यूज़ कर सकते हैं उनको इंस्टॉल करके, लेकिन एक्लिप्स में एंड्रॉयड डेवलपमेंट के साथ हमें वो भी प्रोवाइड होती हैं, वो भी हम इसमें बना सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपनी एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। और वो एवीडी या एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने का क्या तरीका है, किस तरह उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए भी एक अलग से 4-5 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, वो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड को और एक्लिप्स को हम रन करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जी, हमारे पास एक्लिप्स इंस्टॉल होना चाहिए, जो आपके पास इंस्टॉल होगा ऑलरेडी। तो ये इस तरह का उसका एनवायरनमेंट होगा एक्लिप्स का। तो एक्लिप्स इंस्टॉल होने के बाद आप जब ओपन करेंगे तो उसके लिए जेडीके भी ज़रूरी होगा, वो भी जेडीके भी आपने इंस्टॉल किया होगा। और उसके बाद फिर आपके सामने ये जो विंडो आएगी, इसमें इस साइड पे आपके लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ये हर फोल्डर एक प्रोजेक्ट है इटसेल्फ, ठीक है। और उसके बाद इसको हम कहते हैं पैकेज एक्सप्लोरर। इसमें हमारे फोल्डर्स होंगे जिनके अंदर प्रोजेक्ट्स हमारे होंगे, प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर हमारे पैकेजेस होंगे, पैकेजेस के अंदर फिर हमारी फाइल्स होंगी, एक्टिविटी फाइल्स होंगी, और फिर उसके बाद लेआउट फाइल्स होंगी, हमारी जावा फाइल्स होंगी, उसके बाद उसकी स्टाइल की और उसकी दूसरी सपोर्टिंग फाइल्स होंगी, वो हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको लॉकेट नज़र आ रही होगी और ये कंसोल नज़र आ रही होगी। कंसोल में आपके एनवायरनमेंट के सारे मैसेजेस आएंगे और लॉकेट के अंदर आपके वो वाले मैसेज आएंगे जो आपकी एप्लीकेशन जब आप रन करते हैं तो उसके बाद जितने भी मैसेजेस आते हैं वर्चुअल डिवाइस की तरफ से या वर्चुअल डिवाइस को जो इंस्ट्रक्शन जाती हैं वो सारी आपको मैसेजेस यहाँ पे नज़र आते हैं। उसमें एरर्स भी होंगे, वार्निंग्स भी होंगे, मैसेजेस भी होंगे, तो वो सारे आपको इस लॉकेट में नज़र आएंगे। अगर आपको ये लॉकेट नज़र नहीं आ रही यहाँ पे तो आप इसको विंडो में जाएं और उसके बाद शो व्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे भी आप काफ़ी सारी आप टूल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, उनको शो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको पैकेज एक्सप्लोरर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो ये देखें, ये पैकेज एक्सप्लोरर है, इसको आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे पैकेज एक्सप्लोरर जो है वो नज़र आ जाएगा। और उसके बाद लॉकेट अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये विंडो खुल जाएगी और इसके अंदर ये देखें लॉकेट है, लॉकेट पे क्लिक करें और ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी विजिबल है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये लॉकेट भी नज़र आ जाएगी। ये हमें डिबगिंग के टाइम पे ये काफ़ी सपोर्ट करती है। अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई एरर आ गया तो वो मेरी एप्लीकेशन हमें नहीं बताएगी कि मुझे क्या एरर आया है या इसमें क्या एरर है, तो वो सारे एरर्स हमें यहाँ पे इस लॉकेट के अंदर नज़र आएंगे। मैं आपको भी ये रन करके दिखाऊंगा, एक एप्लीकेशन छोटी सी बना के उस पर रन करके दिखाऊंगा यहाँ पे हमें मैसेजेस कैसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कोई अगर एरर है तो वो हमें कैसे नज़र आएगा और उसको हम डीबग कैसे करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे इस कॉर्नर पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे DDMS नहीं होगा, आपके पास जस्ट ये जावा और डीबग होगा। तो DDMS के लिए आप क्या करेंगे, ये लेफ़्ट साइड पे छोटा सा एक प्लस का आइकन है ओपन पर्सपेक्टिव का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये DDMS सेकंड ऑप्शन है, इसको भी क्लिक करके आपने ओके कर देना, तो ये भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा DDMS। तो DDMS जो है यहाँ पे देखें, मैंने DDMS पे क्लिक किया
और यहाँ पे मेरे पास जो वर्चुअल डिवाइस मेरी रन हुई है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रन करके रखी है। ये एक्सटर्नल वर्चुअल डिवाइस है, ये एक्लिप्स की इंटीग्रेटेड नहीं है, इसकी इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल मैंने खुद से इंस्टॉल किया अलग से। इसका नाम है नॉक्स प्लेयर, NOX नॉक्स प्लेयर। तो ये बड़ी अच्छी बड़ी फास्ट डिवाइस है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये DDMS जो है, इसमें आपकी जो वर्चुअल डिवाइस है उसका सारा स्टेटस होता है। ये वर्चुअल डिवाइस आपका जस्ट लाइक एक एंड्रॉयड फ़ोन ही है, ठीक है। जिस तरह हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशन को रन करते हैं, इसी तरह हम वर्चुअल डिवाइस में भी अपनी जो एप्लीकेशन हैं उनको रन करके टेस्ट करेंगे। तो इसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं। फिर तो हमारा जो काम होगा वो एक फ़ाइल एक्सप्लोरर के टैब के साथ हमारा ज़्यादातर काम होगा। इसके अंदर डेटा का फ़ोल्डर होगा, ठीक है। डेटा के फ़ोल्डर के बाद फिर इसके अंदर एक और डेटा का फ़ोल्डर होगा, उसको भी हम ओपन करेंगे। और उसके बाद हमारी इसमें जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं उनका हर एक का एक एप्लीकेशन का एक फ़ोल्डर होगा। जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, com.example.testphase_expense tracker। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो डेटाबेस बनाया हुआ है उसको मैंने देखने के लिए क्या करूँगा, इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा और इसके अंदर डेटाबेसेस का फोल्डर है, इसको भी हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे ये db_expenses, ये एक फ़ाइल है, ये डेटाबेस की फ़ाइल है, इसको मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पे जो दो आइकन्स हैं, इनमें से ये एक आइकन जो है पुश अ फाइल ऑन द डिवाइस, ये आपने अपने पीसी से या लैपटॉप से इस वर्चुअल डिवाइस के अंदर, इस फोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल लेके आनी है। तो उसके लिए ये मोबाइल का आइकन या पुश अ फाइल ऑन टू द डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी, जो सिलेक्टेड फोल्डर है उसके अंदर आ जाएगी। अगर मैंने इस फाइल को अपने पीसी पे या अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे कॉपी करना है तो उसके लिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये फ्लॉपी वाला जो आइकन है, पुल अ फाइल फ्रॉम द डिवाइस, इस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ से फिर मुझे ये पाथ मांगेगा कि आपने कहाँ पे इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप दे देता हूँ और अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये अब यहाँ पे इसने सेव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इसने फ़ाइल सेव कर दी है, db_expenses। अब ये जो db_expenses है, ये फ़ाइल कहाँ ओपन होगी, कैसे ओपन होगी, और इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन है SQLite ब्राउज़र, देखें ये वाला, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लें, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा SQLite ब्राउज़र का। तो आप इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमने डेटाबेस इसमें देखना हो या उसके कोई कंटेंट्स देखने हों, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं ड्रैग करके इस डेटाबेस के ऊपर ड्रॉप करता हूँ। तो ये जो डेटाबेस है इसके अंदर मेरी ये वाली फ़ाइल जो है db_expenses की, ये ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो इसमें फिर हम देख सकते हैं कि हमारे जो डेटाबेस है ये वाला db_expenses का, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसके कॉलम कौन से हैं, टेबल कौन से हैं और इसका डेटा क्या है। तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास ये डेटाबेस जो है ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको इसके टाइटल बार में नज़र आ रहा है db_expenses, ये मेरे पास ओपन हुआ है और ये इसका सब पूरा एड्रेस है। और उसके बाद ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखें तो डेटाबेस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो है इस डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो टेबल्स हैं वो 1, 2 और ये 3 टेबल्स हैं। एक टेबल है बजट टेबल और दूसरा एक्सपेंसेस टेबल है, ठीक है। इसको मैं बजट टेबल को खोलता हूँ तो इसके अंदर आईडी और बजट अमाउंट, इसकी टाइप इंटीजर है और ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है। ये इसके सारे हमने जो सेट किए थे एट्रीब्यूट्स, ये वो हैं। और उसके बाद ये जो कॉलम है ये बजट अमाउंट का कॉलम है और ये बजट टेबल का एक हमारे पास टेबल है बजट टेबल के नाम से। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल है वो है एक्सपेंस टेबल। इसका आईडी, एक्सपेंस, कैटेगरी, अमाउंट, एक्सपेंस स्टेट, तो ये इसके कॉलम्स हैं आगे और उनकी डेटा की टाइप है हर कॉलम की। फिर उसके बाद यूज़र टेबल है हमारे पास। यूज़र टेबल में आईडी है, पासवर्ड है और यूज़र नेम है, ये इनकी आगे टाइप्स हैं। तो ये इस तरह हमारे पास डेटाबेस का और हर टेबल का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है डेटाबेस स्ट्रक्चर के टैब के अंदर। अगर आप ब्राउज़ डेटा पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पे देखें, टेबल की। तो टेबल इसमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे उसका सारा डेटा आपको नज़र आएगा। मैं बजट टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये बजट टेबल मुझे नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पे आईडी इसका नल नल है और ये 55,000 है और ये 24,000 है। तो ये इनके जो है बजट अमाउंट है। और उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, एक्सपेंस टेबल है। तो इसमें आपके पास एक्सपेंस कॉलम के अंदर 290 है और कैटेगरी होम है, अमाउंट इसकी कुकिंग ऑयल है और एक्सपेंस डेट इसकी 22/1/2021 है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टेबल में देखें तो यूज़र्स का टेबल है। इसमें देखें यूज़र नेम पासवर्ड ए और ए है और उसका आईडी 1 है। तो ये इस तरह आप डेटाबेस को यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें अगर आपने कोई नया रिकॉर्ड, अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र टेबल के अंदर मैंने नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें अभी मेरे पास यूज़र नेम ए है और पासवर्ड भी ए है। अभी मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा और यहाँ पे मैं बी लिख दूँगा और इस पे भी मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है जी। और अब ये अभी डेटाबेस में अभी ये हमारा रिकॉर्ड, ये वाला जो 2 नंबर रिकॉर्ड है ये सेव नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये राइट चेंजेस पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं जो ही इस पे क्लिक करूँगा तो अब ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा। अभी कोई और डेटा टेबल ब्राउज़ करके मैं इसको दोबारा चेक करूँगा तो मुझे ये नज़र आना चाहिए, ठीक है। ये देखें अभी ये इधर ही है क्योंकि हमने इसकी चेंजेस को राइट कर दिया है। तो ये इस तरह आप इसके डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको ब्राउज़ कर सकते हैं, उसका डेटा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एक्लिप्स पे ही, और एक्लिप्स में हम दोबारा जावा पे चलते हैं क्योंकि जावा के अंदर हमारा सारा प्रोजेक्ट होगा, इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें होंगी। तो अब हम यहाँ से पहली अपनी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करते हैं कि वो हम एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे। याद रखें ये हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे हम जावा की जो एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या कंसोल एप्लीकेशन है जावा की, उसकी बात नहीं कर रहे, वो उनका तरीका अलग से है। तो इसी तरह यह तकरीबन वो भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है वो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। इसमें वो एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है और उसके बाद पैकेज का नेम पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम रखते हैं माई टेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। जो ही मैंने एप्लीकेशन का नाम टाइप किया तो उसने नीचे प्रोजेक्ट का नाम भी टाइप कर दिया और उसके बाद पैकेज का नाम भी उसने वो खुद ही टाइप कर दिया। तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना चाहते, इसी तरह रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह भी इसको रख सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये जो एप्लीकेशन का नेम है ये डिफरेंट होना चाहिए। ये एप्लीकेशन नेम ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये जो आपकी पैकेज एक्सप्लोरर है यहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो ये क्रिएट नहीं करने देगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास टेस्ट फेज अंडरस्कोर एक्सपेंस ट्रैकर ये वाला एप्लीकेशन है, तो मैं ये क्रिएट अगर करता हूँ तो ये मुझे क्रिएट नहीं करने देगा। उसके बाद यहाँ पे देखें मिनिमम रिक्वायर्ड एसटीके, तो यहाँ पे एसटीके एपीआई लेवल 8 है तो मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। 8 भी रहने दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप 8 भी रख सकते हैं। और टारगेट एसटीके जो है वो मैं इसका 17 कर देता हूँ या 19 कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। और जो कंपाइल विद है वो मैं 21 कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद इसका थीम है, थीम आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं, नन भी रख सकते हैं, हॉलो डार्क भी रख सकते हैं, लाइट हॉलो भी रख सकते हैं। उसके बाद आप ये हॉलो लाइट विद डार्क एक्शन बार भी रख सकते हैं। तो मैं चलें इसी को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। और उसके बाद फिर हम एक दफ़ा फिर नेक्स्ट करेंगे। अभी ये हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही पूछ रहा है, फिर नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद अब ये हमें कह रहा है कि जी आपने आइकन कौन सा यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो इसमें से आप अगर इमेज यूज़ करते हैं तो आपको ये यहाँ से इमेज आप ब्राउज़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज़ करके जो आप इमेज अपनी यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई एक एग्जांपल के तौर पे आपको इमेज दिखा देता हूँ करके। और ये मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैं अपना जो लोगो है हमारा उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें ये इस तरह एप्लीकेशन जो है इसका आइकन यूज़ हम कर लेंगे। अगर आपने कोई क्लिप आर्ट यूज़ करना है तो ये क्लिप आर्ट पे क्लिक करें
और उसके बाद चूज़ क्लिप पार्ट पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो खुलेगी, इसमें क्लिप पार्ट्स हैं काफ़ी सारे। तो जो क्लिप पार्ट आप यूज़ करेंगे तो वही क्लिप पार्ट आप यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। और उसके बाद फोरग्राउंड कलर जो उसका क्लिप पार्ट का कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रेड कर देता हूँ, रेड हो गया। जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये क्लिप आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, मतलब आपने अपने एप्लीकेशन का कोई जो आइकन है वो टेक्स्ट टाइप रखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। तो उसके बाद मैं इसको ये देखें स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर टाइप आ जाएगा। अगर मैं इसको सर्कल कर देता हूँ तो ये सर्कल के अंदर वो मेरा टेक्स्ट सारा आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर इसका मैं कोई चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फोरग्राउंड कलर मैं इसका टेक्स्ट का कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे आप देखें तो वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप तीनों ऑप्शन में से जो आपको अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ही CS619 स्पोर्ट के नाम से जो हमारा चैनल है उसी के लोगों को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो टेक्स्ट है वो मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पिंक किया था तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर था वो पिंक हो गया था। अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको ये इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड नज़र आ रहा है। तो मैं इसको वाइट ही रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसको वाइट सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे पूछ रहा है कि जी आपने कौन सी किस तरह की एक्टिविटी, पहली जो एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी किस तरह की आपने क्रिएट करनी है। तो मैं इसको कहता हूँ ब्लैंक एक्टिविटी ही एक क्रिएट कर दो, नेक्स्ट कर दो। और उसका नाम वो कहता है क्या रखना है, मैंने कहा मेन एक्टिविटी ही रख दो, ठीक है। या मैं इसको कह देता हूँ इसका नाम आप रखो फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने नाम रखा फर्स्ट एक्टिविटी, ये जावा फाइल होगी। और ये जो रखा उसने नाम एक्टिविटी अंडरस्कोर फर्स्ट, ये उसकी लेआउट फाइल होगी। ये XML फाइल होगी और ये जावा की फाइल होगी, ठीक है। इसको हम एक्टिविटी फाइल कहते हैं और इसको हम लेआउट फाइल कहते हैं। तो ये दो फाइल अभी हमारे पास उस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट होंगी, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलें इसको फिनिश करते हैं। ये हमने फिनिश किया तो यहाँ पे हमें एक टेस्ट माई टेस्ट एप्लीकेशन के नाम से प्रोजेक्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। ये देखें माई टेस्ट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे बन गया। अभी इसको फिनिश होने दें। फिनिश हो गया तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। और ये देखें अभी लोडिंग डाटा फॉर एंड्रॉयड 7.7 1.1 100%, अभी ये इसको लोड कर रहा है तो इस वजह से ये अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी वो बता रहा है कि जी अभी स्टिल लोडिंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ना बैकवर्ड API पे लेके जाता हूँ। बैकवर्ड API मतलब मेरे पास ये 25 API भी इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये थोड़ी सी हैवी है इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करता। मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली 4.2.2 को 17 API, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लाइट है, इसमें लोडिंग इसकी जल्दी होती है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखें द रेंडरिंग टारगेट एंड्रॉयड 4.2.2 इज स्टिल लोडिंग, द लेआउट विल रिफ्रेश ऑटोमेटिकली वंस द प्रोसेस इज फिनिश्ड। तो अभी ये लोड कर रहा है, जो ही ये लोड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगाता है लोड होने पे। ये आपके लैपटॉप की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी इसको लोड कराता है। तो यहाँ पे देखें ये लोड हो गई। अब यहाँ पे जितने भी आपको ये ब्लू कलर के फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं तो ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो हैं वो क्लोज्ड हैं, इनको मैंने ओपन नहीं किया हुआ। और जितने आपको ये येलो कलर के फोल्डर नज़र आ रहे हैं ये ओपन प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये मैं इन पे काम करंटली कर रहा हूँ। मैं इसको अगर क्लोज़ करना चाहूँ तो राइट क्लिक करूँगा, जिस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ उसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी मैं राइट क्लिक करके क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अभी मैं इसको भी क्लोज़ करके आपको फिर इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ और इसको भी मैं क्या करता हूँ क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है जी। जो मैंने क्लोज़ किया तो उसकी सारी फाइल्स भी ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएंगी। तो अभी मैं माई टेस्ट एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो वो जस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। या आप उसको हम क्लोज़ करते हैं तो राइट क्लिक करके भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें क्लोज़ की जगह पे अब ओपन प्रोजेक्ट आ गया। ओपन किया तो यहाँ पे देखें इसके साथ ये एक छोटा सा आइकन भी आ गया एरो का, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी इसकी जो फाइल्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। तो इसमें हमारे काम के जो फ़ोल्डर्स हैं वो अभी इस टाइम 2 फोल्डर्स और एक फ़ाइल है। एक फ़ोल्डर ये वाला SRC का फ़ोल्डर है और एक फ़ोल्डर ये वाला है RES का फ़ोल्डर है।
और एक इसकी ये वाली एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है। ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल हमारे पास इस पूरी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, ये सेटिंग फ़ाइल है। इसके अंदर हम अपने एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन सारी करते हैं, सारी सेटिंग इसमें करते हैं। तो इसकी ज़रूरत हमें कम ही पड़ेगी, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। कभी कभार हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ भी करेंगे, इसको देखेंगे भी। लेकिन हमें जो ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी वो इस फ़ोल्डर में और इस फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उनकी पड़ेगी। इस फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उनको हम देखते हैं। इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या है, एक पैकेज है। पैकेज वही था com.example.myTest एप्लीकेशन जो हमने वहाँ पे स्टार्ट पे जब क्रिएट किया था प्रोजेक्ट, तो तब यहाँ पे हमें ये पैकेज का नेम भी नज़र आया था। इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारी जावा फाइल होंगी। देखिए वही फाइल फर्स्ट एक्टिविटी डॉट जावा, तो हमारी जो पहली फाइल का नाम हमने रखा था फर्स्ट एक्टिविटी, वही हमें फाइल नज़र आ रही है यहाँ पे। और इसके बाद हम अगर नेक्स्ट फोल्डर को देखें, RES का फोल्डर, रिसोर्सेज का और सोर्स और रिसोर्स, ये SRC सोर्स और RES रिसोर्स का फोल्डर है। तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सारे फोल्डर्स हैं और जिनमें ड्राइबल्स का फोल्डर हैं 3-4। तो इनमें मुख्तलिफ इसकी जो है डेफिनेशन हैं, मतलब इनकी रेजोल्यूशन मुख्तलिफ है हर फोल्डर की। अगर आप एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन वाली कोई स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो पिक्चर्स हैं या जो उसका जो आइकन है वो इस फोल्डर से लेगा। अगर आप कोई पुरानी सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कोई मोबाइल पुराना सा यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए जो आपकी पिक्चर्स लेगा या आइकन लेगा वो इस ट्राइबल वाले फोल्डर से लेगा। ये सारे एक ही बात है, इन सब में आपके पास जो है वो पिक्चर्स होंगी। किसी एक में भी रख दें तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस कर लेगा। इसमें हम हमारे प्रोजेक्ट में अगर कोई पिक्चर्स यूज़ हो रही हों, कोई आइकन्स हों, तो वो हम इन ड्राइबल के फोल्डर्स में यूज़ करते हैं, इनमें कॉपी करते हैं। उसके बाद आपके पास ये लेआउट्स का एक फ़ोल्डर है। इसके अंदर हमारी सारी लेआउट्स होती हैं, मतलब हमारी जो इंटरफेस है हमारी एक्टिविटी का वो हम इस लेआउट के फ़ोल्डर में रखते हैं। उसके बाद मेन्यू का एक फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर जितने भी हमारे मेन्यूज़ हम अगर अलग से बनाना चाहते हैं तो वो मेन्यूज़ हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। फिर वैल्यूज़ का फोल्डर है, तो इसके अंदर हमारे पास डायमेंशंस, फिर स्ट्रिंग्स और स्टाइल्स, ये तीनों टाइप की फाइल जो हैं वो हम वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो हमें इससे कोई इतना कंसर्न नहीं है क्योंकि हम इसमें काम कम ही करेंगे। हमारी बेसिक जो अप्रोच है वो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी पे है, उसकी डिज़ाइनिंग पे कम है, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक तो ये लेआउट फाइल की, दूसरा इसकी ये जावा एक्टिविटी फ़ाइल की। तो मैं सबसे पहले इसका डिज़ाइन इंटरफेस डेवलप करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसकी कोडिंग करूँगा जावा में, फिर उसके बाद आप डेटाबेस बनाएं, जो भी आपने फिर करना हो वो आप इसके बाद फिर करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास इसका इंटरफेस ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखें ये वही मोबाइल की उसने स्क्रीन मुझे शो करवा दी है कि आप जो कुछ यहाँ पे डेवलप करेंगे, जो कुछ यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, वही आपको मोबाइल की एप्लीकेशन पे नज़र आएगा जब आप उस एप्लीकेशन को रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको फॉर्म विजेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको फॉर्म के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो आपको नज़र आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको ये टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है, मतलब कोई टेक्स्ट लिखना है, जिस तरह ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये टेक्स्ट व्यू है। कुछ टेक्स्ट फ्रीज टेक्स्ट आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट व्यू की आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, लार्ज है, मीडियम है और स्मॉल है। तो आप ये फ्रीक्वेंटली इनको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी साइज़ दिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर बटन्स हैं। बटन्स की भी आपके पास यहाँ पे 2-3 टाइप्स हैं। एक बटन है नॉर्मल, इसका आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। एक फिर छोटा बटन आप यूज़ करना चाहें तो आप स्मॉल बटन को यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ऑन ऑफ का बटन है, उसको एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो वो, इसको टॉगल बटन भी हम कहते हैं, तो इस एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह चेक बॉक्स है, फिर रेडियो बटन है और फिर चेक्ड टेक्स्ट व्यू है। मतलब एक दफ़ा हम उसको टेक्स्ट व्यू को क्लिक करेंगे तो वो चेक हो जाएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो अनचेक हो जाएगा। इसी तरह स्पिनर है हमारे पास, ठीक है। तो स्पिनर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की टाइप का जो कंट्रोल होता है उसको हम यहाँ पे स्पिनर कहते हैं।
और उसके बाद ये प्रोग्रेस बार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार है। फिर इसका ये जो है सीक बार है, ये आपके पास एक कांटेक्ट बैज है। कांटेक्ट की कोई आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है या उसकी पिक्चर्स बनानी है तो आपको यहाँ से वो कांटेक्ट बैज मिलेगा। फिर उसके बाद ये आपके पास रेडियो ग्रुप है एक। इस रेडियो ग्रुप के अंदर फिर आप मल्टीपल रेडियो बटन्स डाल के उसकी आप ग्रुपिंग कर लेते हैं। फिर आपको ये यहाँ पे रेटिंग बार नज़र आ जाएगी। फिर ये ऑन ऑफ स्विच नज़र आ जाएगा आपको। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ड्रॉप करके तो यहाँ पे हम इनको ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये आपको आउटलाइन नज़र आएगी और उसके बाद ये इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। जो आपने यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट किया होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा व्यू इसका क्लियर करने के लिए ये जो विंडो है इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ से मैं जूम इन करूँगा तो ये मेरी मेन स्क्रीन जो है इसकी एप्लीकेशन की एक्टिविटी की वो थोड़ी जूम इन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ जूम टू फिट, ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिकली इसको जूम टू फिट कर लेगा। इसको मैं रिमूव करके बिल्कुल क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें जो ये टेक्स्ट फील्ड्स का एक हमारे पास फोल्डर है तो इसके अंदर हमें टेक्स्ट फील्ड्स नज़र आएंगे। अगर आपने सिंपल प्लेन टेक्स्ट यूज़ करना तो आप ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट नेम किसी पर्सन का नेम यूज़ करना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिक पासवर्ड या पिन कोड यूज़ करने के लिए आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना तो आप इसको यूज़ करेंगे। और इसी तरह फ़ोन नंबर के लिए ये ईमेल के लिए ये आप यूज़ करेंगे। तो इंटीजर्स के लिए ये और एड्रेस वगैरह के लिए आप ये यूज़ करेंगे और टाइम और डेट के लिए आप ये यूज़ करेंगे। तो ये स्पेसिफ़िक आपको टेक्स्ट फील्ड्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि ये आपको फ़ायदा ये है कि जो ही आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाइम या डेट वाला फील्ड यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है आपने जो इनपुट देनी होगी वो तो मोबाइल की टच स्क्रीन से ही देनी होगी ना। तो उसके लिए आपको नीचे से एक कीबोर्ड खुलता हुआ नज़र आता है। तो बाद दफ़ा आपने देखा होगा कि आपको कीबोर्ड सिर्फ डिजिट्स वाला नज़र आता है। बाद दफ़ा आपने पिन कोड कहीं डालना होता है ना तो आपको सिर्फ डिजिट्स नज़र आते हैं, आपको वहाँ पे ABC नज़र नहीं आती। क्यों? वो इसी वजह से नज़र नहीं आती क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया था ना वो ये नंबर वाला यूज़ किया था। तो उसमें आपको सिर्फ फिर वो इनपुट ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपको किस तरह की इनपुट देनी है। वो सिर्फ उसी लेआउट का आपको कीबोर्ड नज़र शो करवाता है। तो अगर आपको ईमेल वाला यूज़ करना होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐड सिंबल जो है ना वो भी फ्रंट पे ही दे देगा कीबोर्ड के। वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा या वो आपको सिंबल में से जाके निकालना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हम ये स्पेसिफिक टाइप के जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं। इनको हम एडिट टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट फील्ड्स को हम एडिट टेक्स्ट कहते हैं। बटन को हम बटन ही कहते हैं, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट व्यू आपको नज़र आ रहा है या जो आपको लेबल नज़र आ रहा है ये वाले, इनको हम टेक्स्ट व्यू कहते हैं। फिर उसके बाद ये थर्ड फोल्डर है लेआउट्स का। तो इसके अंदर हम अपनी ये जो मुख्तलिफ लेआउट्स यूज़ करके तो हम अपने जो एक्टिविटी है उसका एक स्टाइल क्रिएट करते हैं, उसकी एक लेआउट बनाते हैं। फिर उसके बाद कंपोजिट का फोल्डर है तो इसके अंदर हमारे पास लिस्ट व्यू है, एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू है, ग्रिड व्यू है, स्क्रॉल व्यू है, फिर सर्च व्यू है, टैब हैं और उसके बाद स्लाइडर है, वेब व्यू है। तो इमेजेस एंड मीडिया के अंदर हमने अगर कोई इमेज व्यू यूज़ करना है, अगर कोई हमने इमेज डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम इमेज व्यू यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई बटन यूज़ करना है जिसके ऊपर हमने इमेज यूज़ की हो तो वो आप इमेज बटन यूज़ करेंगे। गैलरी के लिए आप गैलरी का व्यू यूज़ कर लेंगे और फिर इसी तरह वीडियो के लिए आप वीडियो और मीडिया कंट्रोलर के लिए आप मीडिया कंट्रोलर का जो व्यू है वो यूज़ कर लेंगे। इसी तरह फिर आगे नेक्स्ट अगर आप देखें तो डेट और टाइम का भी है, टाइम पिकर और डेट पिकर। फिर यहाँ पे ये कैलेंडर है और ये एक आपको क्लॉक भी नज़र आ जाएगा तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह ट्रांजिशंस हैं तो एडवांस, बाकी चीज़ें फिर हमारी इतनी काम की नहीं है, ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे ही फोकस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम पहले डिज़ाइन करते हैं एक फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म के बाद हम एक और जो एक्टिविटी है वो भी क्रिएट करेंगे, उसको उसके साथ कनेक्ट भी करेंगे। फिर हम देखते हैं हम क्या करेंगे।
नेक्स्ट सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं वो हमारे पास ये जो आउटलाइन है, इसमें आपको ये लेआउट नज़र आ रही होगी। ये लेआउट है इस हमारी एक्टिविटी की। तो इसकी ये लेआउट आपको नज़र आ रही है रिलेटिव लेआउट। तो इसकी रिलेटिव लेआउट हम ख़त्म करके तो इसको राइट क्लिक करते हैं, तो चेंज लेआउट पे क्लिक करेंगे। जब चेंज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, ठीक है। इसमें से हम जो लीनियर लेआउट है वो यूज़ करेंगे। लीनियर लेआउट दो टाइप की होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हम लीनियर लेआउट वर्टिकल यूज़ करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपको देखें लीनियर लेआउट वर्टिकल नज़र आ रही है। मतलब हम आइकन अगर आप देखें तो चीज़ें हमें वर्टिकली नज़र आएंगी। चीज़ें हम जो यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे वो वर्टिकली होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लार्ज टेक्स्ट व्यू डालता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं टेक्स्ट फील्ड्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक फ़र्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ईमेल का टेक्स्ट फील्ड्स लेता हूँ और उसके बाद मैं एक मोबाइल नंबर का लेता हूँ, ठीक है जी। और ये मैं हर किसी को लेके यहाँ पे ड्रॉप करता जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें हर किसी के लिए एक एक यहाँ पे कंट्रोल मेरे सामने है, व्यू एक आ गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक जो है बटन ले लेता हूँ, ठीक है जी। ये बटन मैंने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब जितने भी व्यूज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉप किए हैं उन सब की यहाँ पे आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं, उनके आईडीज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं। मेन जो है वो आपकी लेआउट है। इस लेआउट के अंदर सारे ये आपके पास व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आएंगी। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर्टीज़ की विंडो मेरे पास मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे देखें मैंने जो ही इसकी लीनियर लेआउट पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी सारी मुझे प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत होगी यहाँ से स्टार्ट करने की। इसको हम क्लिक करते हैं लार्ज टेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया। जो ही यहाँ पे सिलेक्ट हुआ तो यहाँ पे भी आपको वो सिलेक्टेड नज़र आ रहा है। जिसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाएगा, या मैं इधर सिलेक्ट कर लूँ तो वो हमें इधर भी सिलेक्टेड नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करके तो इसको जो है वो थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आ जाएगा, जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। जो आपने लिखना है वो यहाँ पे आप लिख लें। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट स्क्रीन या पेज, ठीक है जी। तो जो ही मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे भी ये इसका माई फर्स्ट पेज वहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका ये आईडी अगर चेंज करना है तो आईडी भी चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कुछ केसेस में हमें आईडी चेंज करने की ज़रूरत होती है। टेक्स्ट व्यू की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप इसको चेंज कर ले करें। टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर फर्स्ट पेज, मैं इसको कह लेता हूँ पेज 1, ठीक है जी। तो इसको मैं अब ओके कर देता हूँ। जो ही मैंने ओके किया तो इसका नाम यहाँ पे आईडी इसका व्यू टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर पेज 1 हो गया। और यहाँ पे भी देखिए टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर पेज 1 इसका आईडी हो गया। और इस आईडी के ऊपर जो टेक्स्ट है वो है माई फर्स्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये सारी इसकी प्रॉपर्टी की नज़र आ जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू है ये साइड पे लिखा हुआ है, ये सेंटर में हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखें चेंज ग्रेविटी पे जाएंगे और इसके बाद आप सेंटर हॉरिजेंटल पे क्लिक कर देंगे तो ये हॉरिजेंटली सेंटर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकली ये सेंटर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इस नेक्स्ट जो मेरे पास टेक्स्ट फील्ड है इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसका सबसे पहले मैं आईडी चेंज करता हूँ। और इसका आईडी चेंज करके मैं अंडरस्कोर मैं फॉर एग्जांपल इसका आईडी रखता हूँ नेम या यूज़र नेम, ठीक है जी। ओके करता हूँ मैं इसको एंटर और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखें एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर यूज़र नेम, इसने इसका नाम रख दिया। और उसके बाद इसके हमें पता तो नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ के लिए ये एडिट टेक्स्ट है या टेक्स्ट फील्ड है। तो उसके लिए एक हिंट होता है, तो ये आप हिंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखें ये हिंट, और इसके आगे आप लिखेंगे एंटर यूज़र नेम, ठीक है जी। तो मैं इसको ओके करता हूँ तो इसके अंदर भी ये हिंट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो
तो जब हम इसको रन करते हैं तो फिर आपको नज़र आ जाएगा कि ये हिंट जब हमें बड़ा सपोर्टिव होता है, जब हम किसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं यूज़र से, तो वो उसको पता चल रहा होता है कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, यूज़र नेम डालना है या फ़ोन नंबर डालना है, क्या चीज़ डालनी है। वैसे एम्प्टी होगा तो उसको तो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ डालनी है या क्या चीज़ देनी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दो ही काम करने वाले होते हैं एडिट टेक्स्ट के साथ। एक तो उसका आईडी चेंज करना होता है, दूसरा उसका जो हिंट है वो आपने उसको प्रोवाइड करना होता है। फिर नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट पे क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिट टेक्स्ट 2 है, इसको मैं चेंज करता हूँ अंडरस्कोर, ये मैं रखता हूँ अपने ईमेल एड्रेस के लिए, ईमेल, इसको मैं लिख देता हूँ ईमेल। जी मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पे भी आप देखें तो एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर ईमेल, उसका आईडी चेंज हो गया। अब इसका मैं जो हिंट है वो मैं रखूँगा एंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने जो ही उसको एंटर किया तो यहाँ पे भी उसने मुझे वो उसका ईमेल एड्रेस एंटर करने का जो हिंट है वो शो करवा दिया। अब नेक्स्ट को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें एडिट टेक्स्ट 3 है इसका आईडी, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें या आप इधर क्लिक करके एडिट आईडी पे क्लिक कर लें, या आप यहाँ पे भी क्लिक करके राइट क्लिक करके तो एडिट आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका आईडी था मेरे पास फ़ोन नंबर का, फ़ोन, ठीक है जी। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे भी देखें एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर फ़ोन, उसका आईडी चेंज हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर भी हमने हिंट देना है, तो राइट क्लिक करते हैं और एडिट हिंट, यहाँ पे भी आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप यहाँ प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूंगा एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है जी। ओके किया तो उसने उसका भी हिंट दे दिया। अच्छा, याद रहे एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जो एडिट टेक्स्ट होंगे उनका आपने हिंट देना है, उनका टेक्स्ट नहीं देना। यहाँ पे देखें टेक्स्ट एम्प्टी है, अगर आप टेक्स्ट देंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, वहाँ पे फिर आप वैलिडेशन उसकी नहीं कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं बटन पे, तो बटन पे हम क्लिक करते हैं और इस पर भी राइट क्लिक करके हम एडिट आईडी करते हैं और इसका आईडी जो है बटन अंडरस्कोर सबमिट, मैं इसको कह देता हूँ, ठीक है जी। बल्कि इसको कह देता हूँ पेज 1, बटन अंडरस्कोर पेज 1, ओके किया और यहाँ पे भी देखें इसका आईडी चेंज हो गया बटन अंडरस्कोर पेज 1। अब इस बटन का जो है वो मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टेक्स्ट, ठीक है जी। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बटन लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 1 बटन, ठीक है जी। ओके कर देते हैं तो यहाँ पे पेज 1 बटन लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में हो बटन भी, तो इसी तरह उसको भी आप चेंज ग्रेविटी पे जाएंगे, ठीक है, और सेंटर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और, आपने फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट व्यू का साइज़ बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, साइज़ बढ़ाने के लिए आप राइट क्लिक करें और एडिट टेक्स्ट साइज़ पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम टेक्स्ट साइज़ जो है वो उसकी यूनिट एसपी है या डीपी है, आप कुछ भी लिखेंगे ना, कोई भी डिजिट लिखेंगे 1 से लेके ऑनवर्ड 50 60 तक जो भी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45 एसपी, एसपी लिख लें या डीपी लिख लें, एक ही बात है। इनके अलावा कोई आप यूनिट देंगे तो वो यूनिट नहीं लेगा बल्कि वो एरर देगा। अब इसको मैं करता हूँ ओके, जो ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखें उसने मतलब 45 डेटा पिक्सल के इक्वल उसका जो साइज़ है वो बना दिया है। तो अब इसी तरह बटन का जो टेक्स्ट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं और उसके बल्कि इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो मज़ीद चीज़ें आप खुद देखिएगा, मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक ओवरव्यू देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह हमें ये जो हमारी एक पेज है वो बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको टेस्ट करते हैं रन करके। तो मैं क्या करूँगा, इस अपनी एप्लीकेशन को राइट क्लिक करूँगा, आप इसको ओपन किए रखें बेशक, इसको एप्लीकेशन का जो फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करें और उसके बाद रन एज पे क्लिक करें और रन एज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पहली ही ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है आपकी एप्लीकेशन वो आपको नज़र आएगी, यहाँ पे लोड हो के रन हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखें लॉन्चिंग माई टेस्ट फेज़ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे वो उसको लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें कि ये लॉन्च करके उसको हमारे सामने ले आएगी।
तो देखें ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो जो हमने बनाई थी अभी, एक एक्टिविटी वो लॉन्च हो के हमारे सामने आएगी, सेम वही चीज़ उसी तरह। तो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा बटन पे, हम एक और एक्टिविटी यहाँ पे बनाते हैं, तो फिर बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो वो दूसरी एक्टिविटी हमें शो करवाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अब बैक प्रेस करता हूँ, तो ये बैक हो जाएगी। और ये देखें ये हमारी वो एप्लीकेशन का जो आइकन है, ये आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ही है जिस तरह हमारी दूसरी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होती हैं, उसी तरह ये भी हमारी एप्लीकेशन रन होंगी। तो हम अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और एक्टिविटी क्रिएट करते हैं और उस एक्टिविटी के साथ इस एक्टिविटी को लिंक करते हैं और इसके साथ उसको लिंक करते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि अपनी एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी पे कैसे हम जो है नेविगेट करते हैं। तो क्योंकि मैंने इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद मैं अदर्स पे जाऊँगा, ठीक है। आपने एक्टिविटी क्रिएट करनी है, आपने एक नई एक्टिविटी डालनी है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अदर पे जाएंगे, ठीक है। अदर पे जाने के बाद ये पहली ऑप्शन है एंड्रॉयड फोल्डर। देखें आपके पास काफ़ी सारे फ़ोल्डर होंगे इनिशियली, तो एंड्रॉयड का जो फ़ोल्डर है वो आपने ओपन करना है। उसके बाद आपने एंड्रॉयड एक्टिविटी जो पहली ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने ब्लैंक ही सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन की जो एक्टिविटी है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम आपने देना है। मैं यहाँ पे रखता हूँ सेकंड, फर्स्ट मैंने बनाई हुई है तो सेकंड मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद टाइटल भी है इसका, तो टाइटल मैंने इसका सेकंड एक्टिविटी ही रख दिया और इसको अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको फिनिश कर दूंगा। जो ही मैंने फिनिश किया तो यहाँ पे देखें सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा की फ़ाइल भी आ गई है और यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट XML की फ़ाइल भी आ गई है अब। और इसको ये ऑटोमेटिकली ओपन भी हो गई है। यहाँ पे देखें ये एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट XML और सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा ये भी ओपन हो गई है। तो ये मेरे पास फर्स्ट एक्टिविटी थी, ठीक है, और ये सेकंड एक्टिविटी है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे आपको किसी और तरीके के व्यू नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट तरीके के व्यूज़ नज़र आ रहे थे, तो ये आपने इस पे कुछ परेशान नहीं होना, बात एक ही है, ये थोड़ा सा API का फ़र्क पड़ता है, तो उसमें उनके जो शक्ल सूरत है वो थोड़ी बदल जाती है, चीज़ वही है, वो तरीका वही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू एक लार्ज वाला लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं एडिट करता हूँ, उस पर मैं लिखता हूँ माई सेकंड पेज, ठीक है जी, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन जो है वो लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और सेंटर में इसको चले ले जाते हैं। अच्छा इसकी ये हमारे मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसकी जो लेआउट है वो हमने चेंज नहीं की, वो रिलेटिव लेआउट है। तो वो रिलेटिव लेआउट में वो एक जो व्यू है उसके रिलेटिवली दूसरा व्यू जो है वो उसको चेंज करता है। तो हम इसको अभी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको बल्कि पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं इसकी जो लेआउट है उसको भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और चेंज लेआउट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद फिर ग्रिड व्यू सॉरी लीनियर लेआउट वर्टिकल पे मैं क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। यूँ ही ओके करेंगे तो ये लीनियर लेआउट हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लार्ज टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया हुआ था सेंटर, ये सेंटर में आ गया। और एक यहाँ पे मैं एक इसका बटन जो है ना वो भी डाल देता हूँ। अब इस बटन को मैं साइज़ चेंज करूँगा तो इसका साइज़ चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ, एडिट टेक्स्ट, और इसमें कहता हूँ माई सेकंड पेज, ठीक है जी। इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पे भी मैं इसको राइट क्लिक करके तो इसका जो टेक्स्ट है मैं सिर्फ वही चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट इसका मैं रखता हूँ पेज पेज 2 बटन, ठीक है जी, ओके करते हैं, ठीक है जी।
तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी अब हमारे क्रिएट हो गई। तो हम चाहते हैं कि जी हमारी ये जो पहली एक्टिविटी है और दूसरी एक्टिविटी है ये इनके दरमियान कुछ लिंक हो। मतलब हम जब पहली एक्टिविटी पे इस पेज 1 बटन पे क्लिक करें तो ये पेज 2 या सेकंड एक्टिविटी जो है वो उस पे चला जाए। जब हम सेकंड एक्टिविटी पे क्लिक करें तो पहली एक्टिविटी पे आ जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट है उसको एडिट करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ व्यू पेज 2, ठीक है जी। तो पेज 2 को व्यू करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये सेकंड एक्टिविटी पे जाते हैं और इस पे जो बटन है उसको हम राइट क्लिक करके उसका टेक्स्ट हम एडिट करते हैं, उसको कहते हैं हम व्यू पेज 1, ठीक है जी। ओके कर देते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो है इनकी नेविगेशन बनानी है तो उसके लिए हमें जावा की ज़रूरत पड़ेगी। जावा का कोड हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो फिर जाके हम इसको नेविगेट कर सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी उसका जो जावा फाइल है वो खोलते हैं। हमारी यहाँ पे देखें फर्स्ट एक्टिविटी अंडरस्कोर फर्स्ट डॉट XML, इसकी जो जावा फाइल है वो हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है, जो हमने वहाँ पे रखी थी। इसी तरह एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट XML की जो जावा फाइल है वो हमारे पास है सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा। तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी पे काम करना है तो हम इस फर्स्ट एक्टिविटी डॉट जावा को ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखें कोड हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें कुछ कोड जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर आप उसको डिलीट कर दें तो कोई भी मसला नहीं है, अगर ना भी डिलीट करें तो फिर भी आपको कोई इशू नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इस कोड को डिलीट करता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जो है सिर्फ एक्टिविटी जो है उसको यूज़ करता हूँ और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, आप के पास अगर इस तरह कोई एरर आ रहा हो तो आप उस एरर वाले कीवर्ड पे ले जाएं अपने कर्सर को और थोड़ी देर उसको होल्ड करें वहाँ पे, उसको वहाँ पे ही होवर करके रखें। तो आपको ये यहाँ पे इसी तरह एक बॉक्स नज़र आएगा, एक लिस्ट नज़र आएगी, उसमें आप जो इंपोर्ट करने वाली चीज़ें वो इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि जी आपकी ये एक्टिविटी जो फाइल है, जो क्लास फाइल एक्टिविटी, ये आपकी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ये इंपोर्ट नहीं है, तो इसको आपने इंपोर्ट करना है। तो वो कह रहा है इंपोर्ट एक्टिविटी एंड्रॉयड डॉट एप्स, एंड्रॉयड ऐप के अंदर ये एक्टिविटी फ़ाइल है, इसको आपने इंपोर्ट करना है। मैंने कहा हाँ यस, इसको करना है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी क्लास फाइल है ये इंपोर्ट हम करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे तो तब जाके हमें इसकी जो एंड्रॉयड की एक्टिविटीज़ के बारे में जो जितना भी काम होगा वो तब हमें करने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपको एरर नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, क्योंकि अभी हमने इसको सेव नहीं किया तो इसलिए आपको एरर नज़र आ रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं सेव करूँगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखें अब एरर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास पैकेज का नेम होगा। तो हमारे पैकेज का नेम क्या था, ये देखें com.example.mytestapplication, तो यही पैकेज का नेम है हमारे पास। उसके बाद इंपोर्ट्स हैं यहाँ पे कुछ। तो इंपोर्ट यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं या आप समझें कि हमारी क्लास फाइल्स होती हैं, ऐसी क्लास फाइल जो ऑलरेडी हमें मिली होती हैं डेवलपमेंट के लिए। तो मैं इनको यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन जो है उसको हम डेवलप करते हैं। जिस तरह हमारे पास आप देखें कि जी ये हमने क्लास फाइल एक है, इसको हमने इंपोर्ट किया है, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, एक्टिविटी की लाइब्रेरी को। तो ये लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है एक्टिविटी फ़ाइल। तो ये एक्टिविटी जो क्लास फाइल है ये हम एक्सटेंड करके, एक्सटेंड का कीवर्ड हमें बताता है कि ये यहाँ पे हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं। मतलब जो एक्टिविटी क्लास फाइल है ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास फाइल है, ये मेन क्लास फाइल है, ठीक है। और इससे हम जितनी भी इसकी फंक्शनलिटी है वो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इस क्लास फाइल के अंदर। ये जो हमने क्लास फाइल बनाई है फर्स्ट एक्टिविटी के नाम से, इसके अंदर हम अपनी इस एक्टिविटी क्लास की जितनी फंक्शनलिटी है उसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये ऑन क्रिएट का फंक्शन है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली पहले ही आ जाएगा। जिसके ऊपर ओवरराइड लिखा हुआ आएगा इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन ओवरराइड जिस पे लिखा है वो हमने इस एक्टिविटी क्लास फाइल से इनहेरिट किया है, ठीक है।
उस एक्टिविटी क्लास फाइल के अंदर ऑलरेडी ये जो फंक्शन है ये क्रिएटेड है। इसको दोबारा हम अपनी इस क्लास फाइल के अंदर फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर उसको दोबारा या रीडिफाइन हम उसको कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो इस फंक्शन के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे, जो कोड भी लिखेंगे, वो जो ही हमारी ये एक्टिविटी रन होगी, हमें शो होगी, तो वो सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो जो भी फंक्शन हमने वहाँ पे डाला होगा उस कोड में, वो हमारा फंक्शन परफॉर्म होगा। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाता हूँ अलग से। देखें, ये आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है क्लास फाइल की, ये उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट है हमारी क्लास फाइल की और ये उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। इस क्लास फाइल के अंदर ये एक फंक्शन है ऑन क्रिएट का, प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट, आगे उसके पैरामीटर्स हैं और उसके अंदर उसका वो थोड़ा सा जो है कोड लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखें अगर आप कोड, तो सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर फर्स्ट, तो इस फाइल के साथ जो लेआउट फाइल अटैच्ड है वो उसका यहाँ पे उसने रेफरेंस दिया हुआ है। सेट कंटेंट व्यू मतलब इस एक्टिविटी फाइल के साथ जो कंटेंट व्यू के लिए जो कंटेंट है हमारे पास, ये जो लेआउट फाइल अटैच हमने करनी है उसका एड्रेस उसने दिया हुआ है। आर डॉट लेआउट मतलब इस आर हमारे पास एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर हमारे पूरे प्रोजेक्ट के जो कंट्रोल्स हैं या व्यूज़ हैं उनके आईडी स्टोर होते हैं। तो उस फाइल के अंदर लेआउट्स का एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे देखें आप, लेआउट्स का एक फ़ोल्डर है हमारे पास, ठीक है। इस लेआउट्स के फ़ोल्डर के अंदर जो एक्टिविटी अंडरस्कोर फर्स्ट की फ़ाइल है, जो एक्टिविटी अंडरस्कोर फर्स्ट की फ़ाइल है, इसको अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करके आपको दिखा दूं जो कि ऑलरेडी ओपन हुई है, तो ये एक्टिविटी अंडरस्कोर फर्स्ट की जो लेआउट फाइल है, इस लेआउट फाइल का यहाँ पे उसने रेफरेंस दिया हुआ है कि ये जब हम क्लास फाइल ये वाली जो है फर्स्ट एक्टिविटी या ये वाली जो क्लास फाइल है, जब ये हम कॉल करेंगे या इसको जब हम रन करेंगे तो हमारी ये जो फर्स्ट एक्टिविटी वाली लेआउट है या जो उसका डिज़ाइन है वो हमारे सामने आ जाएगा, इसका इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो इस इंटरफेस के थ्रू फिर हम अपने इस जावा कोड को मैनिपुलेट कर सकेंगे, इसको हम यूज़ कर सकेंगे। तो ये सेट कंटेंट व्यू का आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि ये लेआउट फाइल जो है उसके साथ अटैच करवाती है हमारी एक्टिविटी फाइल को। अब यहाँ मैं एक खुद से फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक, इसको आपने हमेशा पब्लिक रखना है और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो वाइड रखनी है। और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, फंक्शन का कुछ भी नाम रखता हूँ, मैं इसको कहता हूँ गो टू पेज 2, ठीक है। मैं इसका नाम रख दूँगा, सेकंड पेज पे जाने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी दोनों पेरेंथीज डाल दूँगा, ब्रेसेस डाल दूँगा। और ये फंक्शन की जो पेरेंथीज हैं इसके अंदर हम व्यू और वी, एक इसको पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम होगा व्यू, और व्यू का वी कैपिटल होगा ये वाला, ये आप वी लिख लें, कुछ भी लिख लें यहाँ पे आप, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये यहाँ पे मैंने व्यू लिखा तो ये इसने रेड कलर इसको कर दिया कि जी ये आप इसको मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ये मैंने इसको इंपोर्ट किया तो उसने इसको इंपोर्ट करके यहाँ से एरर ख़त्म कर दिया। इसके बाद फिर हम इस फंक्शन की बॉडी के अंदर एक 2 लाइन का कोड हम लिखेंगे जिससे हम अपनी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर शिफ्ट हो सकेंगे, उसके ऊपर नेविगेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम एक कीवर्ड है इंटेंट, इंटेंट मतलब इंटेंशन से इंटेंट है ना। तो आपने कोई भी काम करना है, किसी दूसरी एक्टिविटी पे कुछ आपने डेटा ट्रांसफ़र करना है, किसी एक्टिविटी पे आपने मूव करना है, तो उसके लिए हम इंटेंट यूज़ करते हैं। इंटेंट एक इटसेल्फ क्लास है। इंटेंट इसका मैं नाम रखता हूँ आई, यहाँ पे एक इंटेंट का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे न्यू इंटेंट, ठीक है जी, और ब्रेसेस डाल दूंगा और पेरेंथीज डाल दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे इंटेंट के नीचे अंडरलाइन दे रहा है रेड कलर की, तो मतलब ये एरर है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर होल्ड करता हूँ तो वो वहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपने इंटेंट को इंपोर्ट करना है। मैंने कहा इसको करना है इंपोर्ट ताकि हम इतना काम कर सकें। उसके बाद इसको 2 पैरामीटर देंगे इसके कंस्ट्रक्टर को। एक पैरामीटर होगा दिस, इसका कॉन्टेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर हम इसकी क्लास फाइल देंगे जिस क्लास फाइल के ऊपर हमने मूव करवाना है। तो हमने जाना है सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा की क्लास फाइल पे, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे सेकंड
जो ही मैं कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा लिख के कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मुझे उसकी इंटेलिजेंस नज़र आ जाएगी, उसकी सजेशन नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है सेकंड एक्टिविटी सेट सेकेंडरी प्रोग्रेस, तो मुझे यहाँ पे जो मेरी रिक्वायर्ड है वो सेकंड एक्टिविटी क्लास फाइल है, और साथ इसके मैं लिख दूँगा डॉट क्लास। ठीक है, तो ये गलत हो गया थोड़ा, डॉट क्लास। ठीक है जी, और ये मेरी रिक्वायर्ड थी, मैंने सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास के ऊपर इसको मूव करवाना था। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है डॉट जावा है, तो यहाँ हमने क्लास लिखी है। तो ये इसका स्टाइल ही ये है, ये क्लास फाइल क्योंकि लेता है, तो यहाँ पे बताने के लिए इसको कि ये क्लास फाइल है। यहाँ पे डॉट जावा तो वैसे ही उसकी एक्सटेंशन है जावा, यहाँ पे ये एक्सटेंशन नहीं है, ये इसको बताने के लिए कि ये क्लास फाइल एज ए पैरामीटर जो है वो क्लास फाइल है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखें ये फंक्शन है हमारे पास स्टार्ट एक्टिविटी का, इसको हम यूज़ करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और इसको ये वाला जो इंटेंट हमने क्रिएट किया है ये इंटेंट हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे, और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे, बल्कि अभी राइट क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको कॉल ही नहीं किया। ये फंक्शन हमने बना तो लिया है लेकिन इसको अभी हमने कॉल नहीं किया। ये फंक्शन हम कॉपी करेंगे, फंक्शन का सिर्फ नेम जो है ये कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जिस बटन पे क्लिक करने के बाद हमने इसको कॉल करना है उस बटन के ऑन क्लिक पे हम इसको डाल देंगे। तो हमने क्या करना था, फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसके बटन पे हमने व्यू पेज टू, इस बटन पे हमने इसको लिंक करवाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता आपको ऑन क्लिक का जो इवेंट है वो मिल सकेगा, वो आपको प्रॉपर्टीज़ में ही मिलेगा, या आप इसकी जावा फाइल जो XML की कोडिंग है वहाँ से जाके भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे। तो आप इस बटन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऑन क्लिक का इवेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये ठीक है जी, ऑन क्लिक, और इसके आगे आप इसको कंट्रोल V प्रेस कर दें। जो हमने फंक्शन का नेम वहाँ पे कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ एंटर, एंटर किया तो उसने उसको चेंजेस को ले लिया, और अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल S से उसने सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा अपनी एप्लीकेशन को, और फिर इसको रन एज पे जाके तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करूँगा। तो अभी ये रन हो के लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च होने के बाद हम इसको देखेंगे कि ये क्या हमें ऑप्शंस देता है। तो अब हमारे पास एप्लीकेशन हमें नज़र आ रही है। अब व्यू पेज टू पे जो ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा सेकंड पेज शो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें सेकंड पेज शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखें मैं व्यू पेज वन पे क्लिक करता हूँ तो वो कोई भी मुझे ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसके साथ बटन के साथ मैंने कोई भी फंक्शनैलिटी अटैच नहीं की, कोई भी इसके साथ मैंने जो कोड है वो नहीं लिखा। चलें अब इसके साथ भी हम कोड लिख के देखते हैं कि इसके साथ कोड लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2 के ऊपर, मतलब सेकंड पेज के ऊपर। तो व्यू पेज 1 पे जो हमने अब कोड लगाना है वो पेज 1 को हमने शो करने के लिए हमने कोड लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज 2 की जो एक्टिविटी फ़ाइल है या जो जावा फाइल है उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसी तरह हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा था थोड़ा सा कोड उसको हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद आप इसी के अंदर ऐसे ही इसको कुछ चेंज ना करें, ऐसे ही आप यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं पब्लिक वॉइड, और अब मैं फंक्शन का नाम दूँगा गो टू पेज 1। ठीक है जी, गो टू पेज 1। अब पेज 1 पे जाने के लिए मैंने फंक्शन बनाना है, और इसके साथ मैंने ब्रेसेस भी डाल दी, और यहाँ पे आपने ये व्यू का इसको एक जो पैरामीटर है वो ज़रूर प्रोवाइड करना है। अगर आप ये नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ इंटेंट आई इक्वल न्यू इंटेंट, और पैरामीटर इसका पहला दिस, कॉन्टेक्स्ट है ये इसका एप्लीकेशन का। उसके बाद जिस एक्टिविटी फ़ाइल पे या जिस क्लास फाइल पे हमने मूव करना है, नेविगेट करना है, उसका नाम हम देंगे। तो वो कौन सी है, फर्स्ट एक्टिविटी डॉट जावा। तो क्योंकि हम पहले पेज पे जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट एक्टिविटी पे हम लिखेंगे
फर्स्ट जो ही मैंने लिखा कंट्रोल प्रेस किया और फिर स्पेस बार साथ प्रेस की तो उसने मुझे सजेशन दे दी कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये मुझे रिक्वायर्ड है फर्स्ट एक्टिविटी, और इसके साथ डॉट क्लास हम लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम सेमीकोलन डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको भी हमने इंपोर्ट करना है, तो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो ही मैंने इसको क्लिक किया इंपोर्ट पे तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है जी, और सेमीकोलन डाल दिया और इसको आई प्रोवाइड कर दिया। आई हमारे पास क्या है, आई इंटेंट है हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, आपको एक मैसेज भी नज़र आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट इसको मैं दिस दे देता हूँ, और मैसेज इसका मैसेज जो है वो मैं दे देता हूँ आई एम ऑन पेज, आई एम एट पेज 1, ठीक है जी। तो जो ही क्लिक करेंगे तो पेज 1 का ये मैसेज भी नज़र आएगा आपको। और यहाँ पे मैं इसको जो इसकी ड्यूरेशन है वो दे देता हूँ टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, और नेक्स्ट इसके डॉट शो का जो फंक्शन है वो कॉल कर लेंगे, ठीक है जी। सेव करते हैं। अब हम इसको यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, ये यही देखें, ये रेड कलर का एरर दे रहा है। तो ये हम देखते हैं एरर क्यों दे रहा है ये। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आपका जो कॉल रिक्वायर्स API लेवल 11 है लेकिन करंट मिनिमम आपकी 8 है, जिसकी वजह से आपका ये एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फ़िलहाल हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये एरर देगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें वही इसकी जो एक्शन बाहर है उसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इंपोर्ट करके हम इसको देख लेते हैं कि ये एरर रिमूव हुआ कि नहीं, ठीक है जी। अब इसका एरर रिमूव हो गया। तो जिन इंपोर्ट्स के नीचे येलो अंडरलाइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंपोर्ट्स यूज़ नहीं हुई हैं, लेकिन ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट हुई हैं, तो इनको आप रिमूव कर भी दें तो फिर कोई इशू नहीं होगा आपको। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैंने क्या किया, रन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अब मेरी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च होगी। अब देखते हैं हम हमारी एप्लीकेशन में क्या चेंज है। व्यू पेज 2 पे हम क्लिक करते हैं तो हम पेज 2 पे शिफ्ट हो गए, और पेज 2 पे हम बटन जो है व्यू पेज 1 पे क्लिक करेंगे तो हम अभी भी पेज 1 पे शिफ्ट नहीं हो रहे, हालांकि हमने कोड लिख लिया है। कोड हमने लिख लिया है, अगर आपको याद हो तो इस फंक्शन को हमने उस बटन के साथ अटैच भी करवाना होता है, तो हमने क्या इसको अटैच तो करवाया ही नहीं अभी, इसलिए ये फंक्शन काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसको हमने बना तो लिया लेकिन कॉल नहीं किया। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के नेम को कॉपी करेंगे और सेकंड एक्टिविटी जो है हमारी, इसके ऊपर हम जो है ऑन क्लिक का बटन जो है हमारे पास, इसके ऑन क्लिक के इवेंट पे हम इस फंक्शन को पेस्ट कर दें। देखें ऑन क्लिक, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो फिर भी ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इस बटन पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये डबल क्लिक करने से क्या करेगा, इस फंक्शन का मुझे जो XML का कोड है ये मुझे दिखा देगा। तो इस कोड में आप इस लास्ट लाइन पे जाएं और इसका जो ये पोर्शन है ना, स्लैश और एंगल ब्रैकेट, इससे पहले आप क्लिक करें और एक दफ़ा एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, एंड्रॉयड लिखना है ऐसे ही और कॉलिन डालना है। कॉलिन डाल के फिर आपने करना है ऑन क्लिक। जो ही आप ऑन सी लिखेंगे ना तो वो आपको बता देगा कि ये आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यही मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे डबल कोट्स आगे डाल देगा, और इस डबल कोट्स के अंदर मैं अपने उस फंक्शन का नेम लिख दूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखें इसके दोनों मोड हैं आपके पास, एक XML कोड का मोड है, दूसरा ग्राफिकल लेआउट का मोड है। तो ग्राफिकल लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा, और एक्टिविटी डॉट XML का आप कोड देखेंगे तो आपको ये इस तरह कोड नज़र आ जाएगा। ऊपर देखें ये टेक्स्ट व्यू का कोड है, ठीक है जी, ये इतना टेक्स्ट व्यू का कोड है, और ये बटन का कोड है, ठीक है, जो हमने बटन यूज़ किया हुआ है, और ये उसकी लीनियर लेआउट का कोड है।
तो ये यहाँ पे जो XML लैंग्वेज है ये टैग्स में काम करती है। जिस तरह आप HTML आपका टैग्स पे काम करती है, इसी तरह आपकी जो XML लैंग्वेज है ये भी टैग्स पे काम करती है। तो XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी टैग्स पे ही काम करती है। अब हम इसको रन करके टेस्ट करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन पे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं, ठीक है जी। रन एज़ और एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो ये मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाएगी। अभी हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो गई। अब पेज व्यू पेज 2 के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज 2 पे आ गए हम। अब व्यू पेज 1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें पेज 1 पे भी आ गया और यहाँ पे वो आई एम एट पेज 1 का उसने मैसेज भी हमें शो करवाया है। यहाँ पे देखें व्यू पेज 1, तो यहाँ पे वो देखें आई एम एट पेज 1, ठीक है। तो उसने वो मैसेज भी शो करवाया। जो मैसेज हमने यहाँ पे ये देखें लिखा था ना, ये मैसेज हमने लिखा था टोस्ट मैसेज, हम इसको कहते हैं टोस्ट मैसेज। ये हमने इसके अंदर मैसेज लिखा था आई एम एट पेज 1, ठीक है। तो ये इस तरह हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं डेवलपिंग के लिए। तो इसी तरह हमने अपनी नेक्स्ट जो टेस्ट फेजेस है या अपनी प्रोजेक्ट है उसको भी हमने ऐसे ही डेवलप करना है। तो आई थिंक आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, मज़ीद किसी चीज़ को कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।